नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध का जनपद है प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद। तारीख थी 13 अक्टूबर 2021, साल भर पुरानी बात है। शहर से बिल्कुल सटा हुआ थाना है, औद्योगिक क्षेत्र थाना। जो वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, नैनी जिसे कहते हैं, वहाँ बिल्कुल रास्ते में ही जब आप शहर से निकलेंगे बाहर की तरफ, रीवा रोड की तरफ, तो ये थाना पड़ता है औद्योगिक क्षेत्र। वहाँ पर एक गांव है चक पूरे मियाँ खुर्द। सवेरे सवेरे कोई 5:30 या 6 बजे के आसपास कंट्रोल रूम यानी 112 नंबर को ये सूचना मिली कि गांव में ही बजरंग बहादुर पटेल, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। गंभीर सूचना थी। गिरते पड़ते थानाध्यक्ष, सीओ, जो वहां के थे, सीओ नैनी होंगे संभवतः, एसपी सिटी, और थोड़ी देर बाद एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी भी पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये पता लगा कि 112 की जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने वाली पुलिस व्हीकल होती है, उसने आके ये देखा कि बजरंग बहादुर पटेल बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें फौरन एम्बुलेंस के सहारे स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, जो वहाँ का जिला चिकित्सालय है, वहाँ भेज दिया गया इलाज के लिए। शेष दो, बजरंग बहादुर पटेल की पत्नी प्रेमा पटेल, उम्र कोई 45 वर्ष, और उनकी बेटी तनु पटेल, उम्र कोई 19 साल, इन दोनों की मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। थोड़ी देर में पुलिस की सारी यूनिट्स वहां पहुंच गई। डॉग स्क्वाड पहुंच गया, फील्ड यूनिट पहुंच गई, सर्विलांस के लोग पहुंच गए, क्राइम ब्रांच पहुंच गई। सारे लोगों ने अपना अपना काम शुरू किया। वहां पहुंचते ही ये पता लगा कि गांव का ही एक मिश्रा परिवार है, महेश नारायण मिश्रा, जिस परिवार के मुखिया हैं, उनसे इस परिवार की रंजिश है। और ये रंजिश पुरानी है, 5-6 साल पहले की ये रंजिश है। तुरंत राज बहादुर पटेल, जो बजरंग बहादुर पटेल के भतीजे थे, सगे भतीजे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि बस इन्हीं लोगों का काम है, ये है वो है। मैंने तमाम दरखास्तें भी दे रखी थी। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भीड़ बढ़ती गई, चूंकि गांव में पहले से ही इस तरह का तनाव था, दो पक्षों को लेकर भारी पुलिस बल की वहां व्यवस्था की गई। दोनों शवों को निकालकर उनका पंचायतनामा किया गया और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए उसे फौरन पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ शुरू की और पुलिस को गांव से यही बातें सुनने को मिली कि इन दोनों परिवारों में रंजिश है। रंजिश का कारण पूछा गया तो ये पता लगा कि महेश नारायण मिश्रा का एक बेटा, बड़ा बेटा नवनीत मिश्रा, उसकी कुछ साल पहले, करीब 2.5-3 साल पहले हत्या हो गई थी। हत्या में बजरंग बहादुर पटेल के भतीजे नामजद हुए थे। सभी जेल गए थे और एक भतीजा अभी भी जेल में है। पूरे परिवार के जेल में जाने के कारण सारी पैरवी कोर्ट कचहरी में
बजरंग बहादुर पटेल ही किया करते थे। बजरंग बहादुर पटेल के भतीजे राज बहादुर पटेल ने सीनियर ऑफिसर्स को मौके पे ये बताया कि साहब, महेश नारायण मिश्रा और उनका एक लड़का नवनील मिश्रा हमेशा बजरंग बहादुर पटेल को और हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया करते थे कि तुम लोगों ने नवनील को मारा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बाबत कई प्रार्थना पत्र थाने पर भी दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज बजरंग बहादुर पटेल, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या हो गई, जिसकी हम लोगों को आशंका थी। कारण जो बताया गया, पुलिस को भी वो क्लिक कर रहा था कि ये रंजिशन की हुई हत्या प्रतीत होती है। बहरहाल सवेरे का मसला था, जल्दी पोस्टमार्टम करके शव को भेज दिया गया। शाम तक पोस्टमार्टम होकर शव वापस गांव में आ गया। लोग अंतिम संस्कार करने के लिए शव को जो पास में घाट है वहां पर ले गए। पुलिस ने फौरन ताबड़तोड़ दबिश दी। मौके पर पहुंचने के साथ ही जैसे ही पता लगा, पुलिस ने दबिश दी कि एफआईआर होती रहेगी, तब तक अगर मिल जाए तो उन्हें बुलाकर थाने पर बिठा लिया जाए। लेकिन सारे ही लोग उस परिवार के, महेश नारायण मिश्रा के परिवार के घर छोड़कर फरार हो गए थे। राज बहादुर पटेल ने एक तहरीर दी। तहरीर बहुत ऐसी गजब की तहरीर बनी थी कि किसी को कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी उस तहरीर में। तहरीर में लिखा था कि बुधवार भोर में वो धान के खेत में पानी लगाने के लिए अपने चाचा को बुलाने गया। चाचा यानी बजरंग बहादुर पटेल, जो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में इलाज जिनका चल रहा था। तो राज बहादुर कहते हैं कि हमारे और हमारे चाचा के खेत में पानी लगाना था, तो बहुत सवेरे में उनको बुलाने के लिए उनके घर गया। तो देखा कि छत की सीढ़ी की तरफ गांव के नवनील मिश्रा, आकाश मिश्रा, सुजीत छत के जीने से बाहर उतर रहे थे और महेश नारायण मिश्रा बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने टॉर्च की बटन दबाई, रोशनी पड़ते ही ये सब लोग भाग गए। अनहोनी की आशंका में जब मैं भीतर गया और सीढ़ी से ही घर में घुसा, तो देखा आगे के कमरे में उनके चाचा अचेत और चाची मृत पड़ी हैं। वहीं उनकी चचेरी बहन यानी बजरंग बहादुर पटेल की बेटी, वो बगल वाले कमरे में मृत पड़ी हैं। वहां से भागकर अपने घर गया, परिजनों को बताया, पुलिस को सूचना दी और ये तहरीर प्रस्तुत कर रहा हूं। पुलिस ने फौरन 302 यानी हत्या का अपराध इन चारों के खिलाफ पंजीकृत कर लिया। शाम तक मुकदमा लिख लिया गया, लेकिन नामजद ये सारे लोग घर छोड़कर भाग गए थे। अंतिम संस्कार के बाद चूंकि अचानक उस गांव और आसपास सनसनी सी फैल गई, डबल मर्डर हुआ, दोनों महिलाएं मारी गईं। पुलिस इंस्पेक्टर औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व में वहां पर विवेचना के लिए पहुंची। उसने वहां जो गांव के लोग थे उनसे भी बात की और प्राइमा फेसी यही लग रहा था कि इसी दुश्मनी की वजह से इन्हीं लोगों ने, जो नामजद हैं, उन्होंने ही इनको मारा होगा। सबसे पहले ये पूछा गया कि उस समय घर में कौन कौन मौजूद थे। पता लगा बजरंग बहादुर पटेल, उनकी पत्नी प्रेमा और बेटी तनु, ये 3 लोग प्रेजेंट थे। इनके अलावा बजरंग बहादुर पटेल का बड़ा लड़का चंद्रशेखर, जिसने
कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। 2-3 साल 4 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी एक बेटी अंशिका भी अपने बाबा दादी के साथ घर में ही रहती थी। पूछा गया वो कहाँ है, तो बताया गया कि वो घर में ही मौजूद है। उससे पूछा गया कि उस समय तुम कहाँ थी। उसने कहा, हम अपनी दादी के पास सो रहे थे। पुलिस का इंटरेस्ट उससे पूछताछ करने में इतना ही था कि कितने लोग थे, जो लिखाए गए हैं वही थे, इनके अलावा भी कोई था, क्योंकि सब गांव के ही थे। उम्मीद थी कि ये बच्ची भी इनको पहचान रही होगी। फिर एक बात ये समझ में आई कि इतनी गंभीर दुश्मनी में जब कोई मारने आएगा तो इसको क्यों छोड़ देगा, इस बच्ची को क्यों छोड़ देगा या किस लिए छोड़ देगा। ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही थी। बार बार पुलिस ये पूछ रही थी कि तुमने किसी को देखा। उसने कहा नहीं देखा। किधर से वो लोग आए थे? उसने कहा नहीं देखा। कब तुम उठी? तो बताया कि जब दादी चिल्लाने लगी, उनके मुंह से आवाज आई तो मैं चौंक कर उठी। कौन वहां से भागते हुए देखा गया था? मैं नींद में थी, अंधेरा था, मैं नहीं देख पाई। इस तरह की बात समझ में नहीं आ रही थी। दूसरा, दादी और अंशिका की दादी और बुआ यानी बजरंग बहादुर पटेल की पत्नी और बेटी के शरीर पर तमाम आभूषण थे। एक भी आभूषण नहीं छुआ गया था। पुलिस ने यह भी देखा कि घर में 3-3 दरवाजे हैं और सीढ़ी वाले दरवाजे के बारे में सिर्फ घरेलू लोगों को ही पता है। इसका मतलब कोई घरेलू व्यक्ति था और ये बच्ची पहचान भी रही होगी तो वो नहीं बताएगी। बहरहाल 2 महिला कांस्टेबल और एक महिला सब इंस्पेक्टर से कहा गया कि बच्ची बहुत छोटी है, 4-5 साल की होगी, 4 साल की होगी, इससे बहुत प्यार से इत्मीनान से पूछो। पर्पस वही था कि ये जितने लोग लिखाए गए हैं, क्योंकि इस बीच में पुलिस ने कॉल डिटेल भी निकाल ली थी जिसमें नामजद 4 लोगों में से 2 लोग घटना के दिन गांव में मौजूद नहीं थे। पुलिस को थोड़ी सी शंका भी हो रही थी कि हो सकता है रंजिशन ज्यादा लोगों को नामजद कराया गया हो। तो पुलिस उसी एंगल से बच्ची से बात करना चाहती थी या पूछना चाहती थी। बहरहाल वो महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर अपने साथ चॉकलेट, टॉफी ये सब ले गए। बच्ची को बिठाया अकेले में, घर में ही अलग कमरे में बिठा के, और उसे टॉफी, चॉकलेट, पानी पिलाया। धीरे धीरे उससे पूछना शुरू करने लगी। माँ तुम्हारी कहाँ है? तो उसने कहा, माँ हमारी बहुत गंदी है, और वो चली गई। पापा को क्या हुआ? तो उसने कहा, पापा ने जहर खा लिया था। फिर आगे बातों का सिलसिला शुरू हुआ, गंदी क्यों है? तो उसने कहा, वो बाबा, दादी और बुआ से बहुत लड़ाई करती है। पूछा गया वो कभी मिलने आई? इसने कहा नहीं। तुमको कभी मां की याद आती है? उसने कहा नहीं। मां के साथ क्यों नहीं रहती हो? मां कहाँ है? तो उसने बताया कि मां ने दूसरी शादी कर ली है, ऐसा मेरे बाबा और दादी बताते हैं। फिर उससे पूछा गया कि तुमको कैसे पता कि मां तुम्हारी गंदी है? उसने कहा कि वो बार बार मां आती है मिलने के लिए। मां के घर से मामा लोग आते हैं और तमाम लोग आते हैं, लेकिन दादी हमसे ये बताती है, मां तुम्हारी बहुत गंदी है और वो तुम्हारे साथ
अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, तुम्हें टाइम से खाना पीना भी नहीं मिलेगा। पुलिस को अब कुछ समझ में आ रहा था कि क्या ऐसा क्या है कि इसकी बजरंग बहादुर पटेल की बहू, माँ का नाम उसके सलोनी था, यानी अंशिका की माँ का नाम सलोनी था। ये बात वहां पर मौजूद विवेचक को और इंस्पेक्टर को, महिला कांस्टेबल्स ने बताई कि बच्ची का ये कहना है कि इसकी माँ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, दादा बाबा दादी और बुआ के साथ लड़ती झगड़ती थी, और ये कहती है कि माँ मेरी बहुत गंदी है। पुलिस ने वैसे तो दोनों परिवारों के सभी नंबर लेकर सीडीआर मंगाकर उसकी एनालिसिस शुरू कर दी, जिससे ये पता लगा कि नामजद कुछ लोगों में से लोग, एक आध लोग मौके पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अचानक जब सलोनी का जिक्र अंशिका ने किया अपनी माँ का, तो पुलिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसकी भी सीडीआर निकलवा कर दिखवाइए। बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन जो वो बता रही है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। सलोनी की सीडीआर निकाली गई और घटना वाले दिन रात में सलोनी की लोकेशन उसी गांव में मिली। अब वो घर के पास थी या नहीं थी ये पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक टावर में वो 100 मीटर दूर थी कि 1 मीटर दूर थी, ये पता लगाना सीडीआर से मुश्किल होता है। जबकि सलोनी की दूसरी शादी, उसने दूसरी शादी कर ली थी, उसकी ससुराल वहां से दूर है और मैका भी उसका दूर है। ऐसा नहीं है कि पास में होने की वजह से एक ही जगह लोकेशन आ रही हो। पुलिस के कान खड़े हुए कि ये रात में वहां क्या कर रही थी। उसकी सीडीआर की और डिटेल जानकारी की गई, एनालिसिस की गई। एक नंबर से देर रात तक और दिन में भी लंबी लंबी बातें मिली। वो उसी के गांव का शोभनाथ बिंद नाम का एक आदमी था। पुलिस फौरन उसे पकड़ कर ले आई। शोभनाथ बिंद के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई। वो भी घटना वाले दिन गांव में ही, मृतक के या मृतकों के गांव में ही मौजूद था। उसने आते ही ये बताया कि हाँ साहब, हम लोगों से गलती हुई है, लेकिन हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ अशोक कुमार नाम का भी आदमी था। हम दोनों के संबंध सलोनी से थे और सलोनी ही हम लोगों को लेकर आई थी। उसको घर के भीतर बाहर का पूरा पता था, वो यहीं रहती थी, इसी घर की बहू थी। सीढ़ी का रास्ता उसी ने बताया था। वो सीढ़ी के पास बाहर खड़ी रही, हम लोग भीतर गए, फरसा लेकर गए थे, तेज धारदार हथियार, और हम लोगों ने जो मिला वहां पर उसको मार दिया। ये पूछा गया कि एक छोटी बच्ची भी बूढ़ी के साथ, मतलब प्रेमा के साथ सो रही थी, उसको क्यों छोड़ दिया। शोभनाथ बिंद ने बताया कि सलोनी ने कहा था कि बच्ची को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने कहा अगर उसने देख लिया तो फिर बड़ी मुसीबत होगी। बोले वो सब हम देख लेंगे, लेकिन उसको खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। अशोक कुमार, सलोनी और शोभनाथ बिंद तीनों की लोकेशन एक साथ घटना वाले दिन गांव में ही मिल गई। सलोनी को भी बुलाया गया। सलोनी से पूछा गया
कि ऐसा तुमने क्यों किया या क्यों कराया। उसने भी कोई बात इधर उधर की नहीं की। उसने कहा, साहब मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना परेशान थी, किससे किससे नहीं कहा। मेरी नई ससुराल के लोग भी मेरी इस बात के लिए मदद कर रहे थे और रिश्तेदारों के माध्यम से ये अप्रोच की गई थी कि बच्ची को हमें दे दें, और नहीं दे पाते तो किसी भी तरह से हमारी उसकी महीने 2 महीने में मुलाकात करा दें। लेकिन मेरे ससुर बजरंग बहादुर पटेल, मेरी सास प्रेमा और मेरी ननद, इन तीनों ने कभी मुझसे मेरी बेटी से जब भी मिलने की बात हुई, इन तीनों ने भारी विरोध किया। और मैं अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए तड़पती रही, परेशान होती रही, लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं करने दी। मेरे मन में 24 घंटे मेरी बेटी ही चढ़ी रहती थी, और अपनी बेटी को वहां से लाने के लिए फिर मैं जो कर सकती थी या जो मेरे दिमाग में था वो सब मैं करने के लिए तैयार थी। मैंने इलाके में पता किया कौन ये काम कर सकता है। धीरे धीरे गांव के ही शोभनाथ बिंद का नाम आया कि ये काम वही बखूबी अंजाम दे सकता है। और फिर मैंने उससे बात करनी शुरू की। 2 ही तरीके थे, या तो उसको मुझसे कोई लालच हो या मैं उसको कुछ पैसा दे पाऊं। पैसा देने की स्थिति में मैं नहीं थी, क्योंकि पति से या घर वालों से पैसा लेकर देना ये बात खुल जाती। इसलिए उन दोनों को बहुत ही गुड फेथ में रखा और उनसे ये कहा कि तुम किसी तरह मेरा ये काम कर दो, और ये भी कहा कि मैं साथ चलूंगी। पुलिस ने 16 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर की ये घटना थी, पुलिस ने 16 अक्टूबर को इसका खुलासा किया। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आला कतल, फरसाया, बांका जो भी था वो बरामद हो गया। उस दिन पहने हुए कपड़े जिसमें ब्लड स्टेन्स थे वो भी बरामद हो गए। कॉल डिटेल की लोकेशन सबसे बड़ा एविडेंस थी, जो उनकी सीडीआर में उनकी लोकेशन आ रही थी, वहां पर उनके होने का कोई तुक नहीं था। तो अंशिका ने पुलिस को सही अभियुक्तों तक पहुंचाया, पहला काम किया। और दूसरा, उसने 4 बेगुनाह लोगों को जेल जाने से बचा दिया। न तो पुलिस को कोई संदेह था कि इन्हीं लोगों ने मारा है, रंजिश है, न गांव वालों को किसी को संदेह था कि इन्हीं लोगों ने मारा होगा। किसी को कोई संदेह नहीं था। और अंशिका से बातचीत करते समय पुलिस की भी मंशा यही थी कि शायद वो पहचान के इनमें से किसी का नाम बता दे, क्योंकि इनोसेंट चाइल्ड की जो गवाही होती है वो बहुत ही सैक्रोसेंट या बहुत अच्छी मानी जाती है ट्रायल के समय। पुलिस एक ही चश्मदीद गवाह पे बैंक कर रही थी, मतलब उस पर भरोसा कर रही थी, या सारा दारोमदार उसी पर था अगर वो कुछ बोल देती। लेकिन जैसे ही उसने ये बताया कि मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी, वो मेरे बाबा, दादी और बुआ से बहुत लड़ती है। अब एक समस्या और आ गई। ये तीनों जेल चले गए। सलोनी जेल चली गई, उसके 2 आशिक भी जेल चले गए। बाबा बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल में है। दादी, बुआ की मौत हो गई। अब अंशिका किसके पास भेजी जाए?
किसके पास रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हुआ प्रशासन के, पुलिस के। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाए, सरकार इसकी परवरिश करे, उसकी देखभाल करे, क्योंकि जितना उसके मन में अपनी माँ और अपने ननिहाल के प्रति जो जो कुछ उसने बताया है, ननिहाल को इसे दिया जाना उचित नहीं था। और इस परिवार में, बजरंग बहादुर पटेल के परिवार में, कोई उसकी परवरिश करने वाला बचा नहीं था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। बजरंग बहादुर पटेल संभवतः स्वस्थ हो गए होंगे और उम्मीद की जाती है कि वो बच्ची को बाल सुधार गृह से अपने पास ले आएंगे। हालांकि सलोनी ने सब अपनी बच्ची के लिए किया है, तो वो भी पूरा प्रयास करेगी कि ये बेटी या ये बच्ची हमें मिल जाए। अब कोर्ट में दोनों तरफ से अर्जियां दी जाएंगी और कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही माना जाएगा, उसी पर ये सब चीजें टिकी हुई हैं। आज की घटना एक मां की ममता के कारण बहुत विभत्स हो गई। पति के आत्महत्या के बाद के समय बच्ची 1.5-2 साल की थी। सलोनी ने कोशिश की, क्योंकि सलोनी की मायके वाले चाहते थे कि 22-23 साल की उम्र है, इतना लंबा सफर जीवन का बिना पति के यहाँ काट पाना मुश्किल है, उसे अपने साथ ले जाएंगे और उसकी दूसरी शादी करा देंगे। लोगों ने भी यही राय दी, मायके में भी लोगों ने, रिश्तेदारों ने यही बताया। मायके वाले उसे ले जाने के लिए, जब ये संस्कार हो गए सब, उसके बाद उसको ले जाने के लिए आए। वो जिद कर रही थी कि अंशिका उसके साथ चले, लेकिन तब बजरंग बहादुर पटेल, उनकी पत्नी और इन सब लोगों ने ये कह के मना कर दिया कि ये मेरे इकलौते बेटे की बेटी है, ये मेरे घर का चिराग है, हमारा वंश और खानदान अब इससे चलेगा, हम इसे बेटे की तरह पालेंगे, हम इसे किसी कीमत पे तुम्हें नहीं दे सकते। बहुत से लोगों ने पंचायत करने की कोशिश की, लेकिन इस परिवार ने साफ मना कर दिया। मेरे खानदान की है, मेरे बेटे का अंश है, मेरे परिवार का चिराग है, हमारा वंश इसी से चलना है, हम इसे किसी कीमत पर नहीं देंगे। मायके वालों ने फिर उसकी शादी कर दी, सलोनी की, और वो अपने ससुराल चली गई। पर सलोनी की ममता उसे अंशिका के लिए परेशान करती रही। वो अपने मायके वालों से, अपने नई ससुराल वालों से, जितने नात हित रिश्तेदार आते थे, सबसे यही कहती थी कि किसी तरह से अंशिका को मेरे पास ले आइए, और अगर लाना संभव नहीं है तो मेरी मुलाकात करवा दीजिए। लोगों ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन बजरंग बहादुर पटेल और उनके परिवार ने कभी नहीं मिलवाया। उनकी अपनी शंका थी, उनको ये लगता था कि अगर ये लोग आए, मिलते समय कहीं इसको उठाकर लेकर भाग गए तो फिर बड़ी मुसीबत होगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसीलिए उन लोगों ने कभी भी अंशिका को सलोनी से नहीं मिलने दिया। ज्यादा परेशान होने पर सलोनी ने अंशिका को पाने के लिए उसका दिमाग जहां जहां जा सकता है वहां तक जाने लगा, और अपनी ससुराल वालों के प्रति उसके मन में नफरत भर गई। वो किसी भी कीमत पर अंशिका को पाना चाहती थी, और 2 गैर लोगों से उसने सिर्फ इसलिए संबंध बनाए कि पूरे ससुराल को मार दो,
तब हर हाल में कानूनन अंशिका मेरे पास रहेगी। अदालत उसकी परवरिश के लिए मेरी डिमांड पर उसे मेरे पास भेज देगी। उसको पाने के लिए चाहे जितनी विभत्स घटना हो जाए, सब कबूल था सलोनी को, लेकिन अपनी जो ममता होती है उससे वो उबर नहीं पा रही थी। किस्सा कोई परिवार से मैं यही कहूँगा कि माँ की ममता और माँ का ममत्व अगर जागृत अवस्था में है तो उसके बीच में कभी नहीं आना चाहिए, भूल के भी नहीं आना चाहिए। ममत्व की आग में बड़े बड़े जले हैं, बड़े बड़ों ने इस ममत्व की आग को जला दिया है। माँ और बेटी के बीच के संबंध और माँ की बेटी या बेटे के लिए जो ममता है उसको किसी भी तरह या किसी भी शब्दकोश में आप परिभाषित नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते। इतना इतना गहरा होता है, उसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता। इसलिए इस जागृत ममत्व में अगर उसके अंदर ममता आ गई और जगी हुई है तो कभी इसके बीच में मत आइए। बजरंग बहादुर पटेल को ये चाहिए था कि जब वो बार बार अपनी बेटी के लिए परेशान है तो उसे दे देते हैं। कानून भी उसी का हक है, 12 साल से पहले तो उसी का हक है, माँ का ही। और रही बात घर के चिराग की, तो वो कहीं भी रहती अंशिका, चिराग तो उन्हीं का था, इसमें क्या संशय है, इसमें क्या संदेह है। लेकिन उन लोगों की भी जिद कि हम इसे सलोनी को नहीं देंगे। अब उस छोटी सी मासूम सी बच्ची ने जो उसने अपने कानों से सुना था, उसके सामने घटा था, वो पुलिस को बता दिया, तो उससे कम से कम 4 बेगुनाह जेल जाने से बच गए। इसीलिए किसी भी माँ की जागृत ममत्व को कभी मत छेड़िए, उसके बीच कभी मत आइए, वरना इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। हमेशा बुरे हुए हैं, आज की घटना में बुरे हैं और आगे भी ये परिणाम बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। परिणाम वही होगा जो बजरंग बहादुर के परिवार के साथ हुआ है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।